वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। आज इस वीडियो में फ्रेंड्स जीके जीएस का 100 क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपका 10वीं कक्षा के समकक्ष का है। फ्रेंड्स क्वेश्चन का लेवल ठीक ठाक है और 100 प्रश्न में आपको कितना का आंसर पहले से पता है फ्रेंड्स, ये भी देखते चलिएगा। तो आप लोग गेस करते चलिएगा, जब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा उतना देर में आप उसका आंसर गेस करिएगा, उसके बाद मैं जो बताऊँगा उससे मिला लीजिएगा। तो वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दे फ्रेंड्स, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए तो 100 प्रश्न फटाफट देख लेते हैं, थोड़ा फास्ट करेंगे फ्रेंड्स। आज का पहला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? गेस कर लिए होंगे फ्रेंड्स। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। जबकि 21 मार्च को क्या मनाया जाता है, देखते चलिए, सभी याद करते चलिएगा। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। 24 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। विश्व टीबी दिवस है जो 24 मार्च को मनाया जाता है फ्रेंड्स। और 15 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। ये चारों है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी को याद रखेगा। पुनः एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ फ्रेंड्स, ताकि आपका फिर से रिविजन होगा। 8 मार्च तो करीब करीब सभी को पता होगा फ्रेंड्स। 15 मार्च है जो क्या मनाया जाता है, विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस, और 24 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। दूसरा नंबर सवाल को देखिए, मालती माधव नामक नाटक की रचना किसने की थी? 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भवभूति के द्वारा यह लिखा गया था। तीसरा नंबर सवाल आपका है, टू लाइव्स पुस्तक के लेखक कौन है? 2 लाइव्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो 3 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विक्रम सेठ के द्वारा यह बुक लिखा गया है। चौथा नंबर सवाल को देखें। चौथा नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी स्थित है? चौथा का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी जो आपका मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा इंदौर। इंदौर कहाँ पड़ता है, तो मध्य प्रदेश में। 5वां नंबर सवाल को देखें, राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय। 5 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, कहाँ? मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। 6ठा नंबर सवाल, निम्नलिखित उपन्यासों में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र ने नहीं लिखा है? प्रेमचंद्र कौन सा उपन्यास इसमें नहीं लिखा है? तो गोदान तो उनका लिखा हुआ, फ्रेंड्स गेस करते चलेगा। अभी गोदान लिखा हुआ है उनका, सेवा सदन भी लिखा हुआ है, गबन भी लिखा हुआ है। चित्रलेखा नहीं, चित्रलेखा है जो इसका लेखक है प्रेमचंद्र नहीं है। चित्रलेखा किसका लिखा हुआ है फ्रेंड्स, तो देखिए चित्रलेखा के लेखक है आपका फणीश्वर नाथ रेणु, याद रखिएगा। चित्रलेखा के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था कि निम्नलिखित उपन्यासों में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र ने नहीं लिखा है, तो चित्रलेखा नहीं लिखा है, क्योंकि चित्रलेखा के लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है। 7 नंबर सवाल, भारतीय सैटेलाइट प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा कहाँ है? 7 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर है आंध्र प्रदेश में होगा। ठीक फ्रेंड्स, इसमें भी सभी प्रश्न लॉलीपॉप है फ्रेंड्स, तो फटाफट देखते चलिएगा। 8 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर इन्फेंट्री स्कूल स्थित है? इन्फेंट्री स्कूल है जो कहाँ है, तो 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी। ये आपका ऑप्शन नंबर डी महू में स्थित है। ठीक है, देखिए इन्फेंट्री स्कूल जो स्थित है कहाँ पर, महू में है। और ये जो पड़ता है फ्रेंड्स कहाँ पड़ता है, तो तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन देखिए इस तरह से भी पूछा जाता है, सब याद रखिएगा। जैसे खड़कवासला है, तो खड़कवासला में कहाँ स्थित है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपका है हो गया आपका नेशनल डिफेंस एकेडमी जो पुणे में पड़ता है। देखिए सबका मैं बता देता हूँ, याद रखिएगा। नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़कवासला में स्थित है। ये कहाँ पड़ता है, तो पुणे में पड़ता है। ठीक है, उसके बाद में फ्रेंड्स आपका उसके बाद में आपका हो गया देहरादून। तो देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी है जो देहरादून में स्थित है फ्रेंड्स। ठीक है, याद करते चलिएगा। इंडियन मिलिट्री एकेडमी पड़ता है देहरादून में। उसके बाद में आपका डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज, ठीक है, डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज है जो आपका तमिलनाडु के वेलिंगटन में स्थित है फ्रेंड्स। और इन्फेंट्री स्कूल है जो कहाँ आपका स्थित है, तो ये आपका महू में स्थित है। अगला सवाल को देखिए, किस वर्ष में सर एडमंड हिलेरी माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुँचे थे? एडमंड हिलेरी माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कब पहुंचे थे? तो 9 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1953 में ये पहुंचे थे। शेरपा तेंजिंग तथा सर एडमंड हिलेरी वर्ष दोनों
शेरपा तेंजिंग नाम सुने होंगे फ्रेंड्स, और सर एडमंड हिलेरी, दोनों है जो 1953 ईस्वी में एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे थे। एवरेस्ट पर पहुंचने वाले वह कौन थे? प्रथम व्यक्ति थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अगला सवाल को देखते हैं। देश के सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी की बाजार मूल्यों पर की जाने वाली गणना में निम्नलिखित में से किस एक को सम्मिलित नहीं किया जाता है? अच्छा सवाल है, देखिए 10 का। देश के सकल राष्ट्रीय उत्पाद की बाजार मूल्यों पर की जाने वाली गणना में निम्नलिखित में से किस एक को सम्मिलित नहीं किया जाता है? 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, गेस करिए। तो इसका मूल्य ह्रास की राशि नहीं की जाती, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 का। 11 नंबर सवाल है, भूमि विकास बैंक कृषकों को के लिए साख उपलब्ध कराती है, तो कैसा साख उपलब्ध कराती है? दीर्घकालीन या अल्पकालीन? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भूमि विकास बैंक है जो किसानों को दीर्घकालीन आवश्यकता के लिए साखानी ऋण उपलब्ध कराती है। 11 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 12 नंबर सवाल देखें, म्यूचुअल फंड तथा स्टॉक मार्केट को प्रबंधित करने का मूल अधिकारी है। म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट को प्रबंधित करने वाला मैनेजिंग कौन करता है? तो 12 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, जिसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में? सेबी। याद रखिएगा, इसको क्या कहते हैं? सेबी। सेबी की स्थापना के बारे में पूछा जाए फ्रेंड्स, तो पूछा जाता है इसका स्थापना 1988 ईस्वी में हुआ था। 12 अप्रैल, याद रखिएगा 12 अप्रैल 1988 ईस्वी में सेबी की स्थापना हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि म्यूचुअल फंड तथा स्टॉक मार्केट को प्रतिबंधित करने का मूल अधिकारी कौन है? तो यही ऑप्शन नंबर डी, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अर्थात सेबी। 13 नंबर सवाल को देखिए, नारायण कार्तिकेयन निम्नलिखित खेलों में से किस खेल से संबंधित है? नारायण कार्तिकेयन नाम सुने होंगे फ्रेंड्स 13 का। इसका करेक्ट आंसर होगा ये मोटर दौड़ से संबंधित है। 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 14 नंबर सवाल, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय स्थित है। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय कहाँ स्थित है? इसका PDF कल मिल जाएगा फ्रेंड्स आपका टेलीग्राम चैनल पे। 14 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए 14 का ये आपका ग्वालियर में पड़ता है। अगला सवाल को देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा इनमें से किसने खींची थी? तो 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, सर सी रेडक्लिफ। इन्हीं के नाम पे नाम भी रखा गया है। तो रेडक्लिफ रेखा जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा है फ्रेंड्स, जिसको किसने खींचा था? तो सर रेडक्लिफ द्वारा ही ये निर्धारित की गई थी। और कब हुआ था फ्रेंड्स ये सीमा रेखा? तो 15 अगस्त, याद रखिए कितना? 15 अगस्त 1947 में। ठीक है, उस समय जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था फ्रेंड्स, उसी समय ये रेखा खींची गई थी। तो उन्हीं के नाम पे सर सी रेडक्लिफ रेखा भी पड़ा है। अगला सवाल, गीत गोविंद की रचयिता कौन है? गीत गोविंद की रचयिता क्या होगा फ्रेंड्स? तो इसका जयदेव हो जाएगा। तो मुझ जवान पे आता है, नाम सुनते हैं फ्रेंड्स। गीत गोविंद कौन है? तो जयदेव। ऑप्शन नंबर सी 16 का करेक्ट आंसर है। भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? राष्ट्रगान कौन सा है फ्रेंड्स? और एक है आपका राष्ट्रीय गीत है। तो गेस करिए, देखिए कन्फ्यूज नहीं होइएगा। 17 का राष्ट्रगान क्या हो जाएगा? तो 17 नंबर सवाल का भारत का, सॉरी राष्ट्रगान नहीं, राष्ट्रीय गीत का रहा है फ्रेंड्स, मैं यहाँ गलत पढ़ रहा था। भारत का राष्ट्रीय गीत का रहा है ना, तो भारत का राष्ट्रीय गीत है तो वंदे मातरम हो जाएगा फ्रेंड्स। भारत का जो राष्ट्रगान है वो जन गण मन हो जाएगा। तो देखिए इसमें थोड़ा सा ये भी याद रखिएगा, वंदे मातरम है तो भारत का राष्ट्रीय गीत है जो वंदे मातरम है। वंदे मातरम सुजलम सुफलम ये है हुआ फ्रेंड्स, जो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है, याद रखिएगा। देखिए आपका जो भारत का राष्ट्रीय गीत है जो सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में कांग्रेस के अधिवेशन में से गाया गया था। ठीक है, जबकि इसको 26 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपना लिया गया था, राष्ट्रीय गीत के रूप में। इसका गायन का जो पीरियड है, अवधि है फ्रेंड्स, कितना तो गाते हैं 1 मिनट 5 सेकेंड में गाते हैं, यानी 65 सेकेंड में गाते हैं, सबको याद होगा फ्रेंड्स। और जन गण मन है जो राष्ट्रगान है जो कितना 52 सेकेंड में गाते हैं। अगला सवाल को देखिए, क्यात किस देश की करेंसी है? 18 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी म्यांमार की हो जाएगा। ठीक है, क्यात म्यांमार की मुद्रा है, जबकि फ्रेंड्स आपका इजरायली पाउंड इजराइल की मुद्रा है। ठीक है, इजरायली पाउंड है जो इजराइल की मुद्रा है, याद रखिएगा। क्यात है कहाँ किसका है? तो आपका म्यांमार का हो जाएगा। तो 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 19 नंबर सवाल को देखिए, इजराइल की पार्लियामेंट को का क्या नाम है? इजराइल का जो पार्लियामेंट है उसको क्या कहा जाता है? तो उसे नेसेट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि डेनमार्क की संसद को क्या कहते हैं? तो फुलेटिंग
कहा जाता है। डेनमार्क की संसद को जाना जाता है फ्रेंड्स। डाइट है जो किसका है, तो जापान की संसद का नाम है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो 19 का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन क्या पूछ रहा था फ्रेंड्स आपका कि इजराइल की पार्लियामेंट का क्या नाम है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इजराइल का जो संसद है, पार्लियामेंट संसद, उसका नाम है फुलेकेटिंग नाम है। अगला सवाल, तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया था, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 मई को हम लोग क्या करते हैं, तंबाकू निषेध के रूप में, निषेध दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किस भारतीय वैज्ञानिक ने मार्कोनी से अलग बेतार का आविष्कार किया था, मार्कोनी से अलग, तो 21 का करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर जेसी बोस ने किया था। तो 21 का करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर सवाल को देखिए। 22 नंबर सवाल आपका है कि टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था, तो 22 का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स बताएं टेलीस्कोप का, तो गैलीलियो के द्वारा टेलीस्कोप यानी दूरदर्शनी यंत्री, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गैलीलियो ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, तो ग्राहम बेल ने किया था, याद करते चलिएगा। उसके बाद में है फ्रेंड्स आपका विद्युत बल्ब का खोज किसने किया था, थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। तो विद्युत बल्ब का हो जाएगा एडिसन, और आपका टेलीफोन का होगा ग्राहम बेल। फ्लेमिंग एक बच गया फ्रेंड्स, तो फ्लेमिंग है जो किसका खोज किया था, तो पेंसिलिन का खोज फ्लेमिंग द्वारा किया गया था। ठीक है, पेंसिलिन का खोज फ्लेमिंग किया था, तो सभी को याद रखिएगा। नाड़ी यंत्र, नर्वस सिस्टम के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है, ठीक है, नर्वस सिस्टम के लिए कौन सा खनिज महत्वपूर्ण है, तो इसका करेक्ट आंसर सोडियम इंपॉर्टेंट है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 24 नंबर सवाल, विटामिन ए का प्रमुख स्रोत निम्नलिखित वस्तुओं में से कौन सा है, चलिए गेस करते चलिएगा। 24 का करेक्ट आंसर गाजर हो जाएगा। 25 नंबर सवाल को देखिए, विद्युत में प्रतिरोध का मापक क्या है, 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है ना। ठीक है, वोल्ट किसका है, तो विभवांतर का ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। और आपका धारिता, संधारिता की धारिता का होता है फैराडे होता है। बच गया क्या, एम्पियर, तो एम्पियर किसका है फ्रेंड्स, तो एम्पियर है जो विद्युत धारा का मात्रक होता है। ठीक है, तो यहाँ प्रतिरोध का पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, बहुत अच्छा सवाल है। चलिए गेस कीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 26 का। तो देखिए, मानव शरीर में पाचन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण आमाशय होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पाचन का अधिकांश भाग है जो आपका आमाशय में ही होता है। अगर पूछा जाए फ्रेंड्स आपको कि पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है, तो वो छोटी आंत में होता है। ठीक है, छोटी आंत में पाचन की जो क्रिया है जो पूर्ण रूप से हो जाती है, और पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है जो छोटी आंत में। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अवशोषण कहेगा तो छोटी आंत में, लेकिन मानव शरीर में पाचन का जो अधिकांश भाग होता है वो सबसे ज़्यादा किसी भाग कहाँ संपन्न होता है, तो आमाशय में होता है। और पूर्ण कहाँ होता है, तो आपका छोटी आंत में, और छोटी आंत में ही पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। 27 नंबर सवाल देखिए, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से जमता है, 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन के से जमता है फ्रेंड्स। विटामिन के रासायनिक नाम भी आप लोग याद रखिएगा, फिल्वोक्विनिन होता है, पूछा जाता है। ठीक है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है, फिल्वोक्विनिन होता है। 28 नंबर सवाल देखिए, स्वस्थ मनुष्य का सामान्य रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर बीपी कितना होता है, 28 का करेक्ट आंसर 120/80 होता है। 29 नंबर सवाल देखिए, एक सामान्य व्यक्ति में दिल 1 मिनट में कितने खून पंप करता है। ठीक है, ये देखिए इंपॉर्टेंट है 29 नंबर सवाल का। तो देखिए, एक सामान्य व्यक्ति में दिल 1 मिनट में धड़कता है कितना बार फ्रेंड्स, तो धड़कता है कितना, 72 बार धड़कता है। ठीक है, और 1 मिनट में कितना, 72 बार धड़कता है। क्वेश्चन कर रहा है एक सामान्य व्यक्ति में दिल 1 मिनट में कितना खून पंप करता है। ठीक है, 1 मिनट में, तो 1 मिनट में आपको धड़कता है कितना बार, 72 बार धड़कता है। ठीक है, तो सामान्य व्यक्ति का दिल 5 लीटर खून पंप करता है। सोचिए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी कि सामान्य अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, और एक मिनट में, ठीक है फ्रेंड्स, सामान्य व्यक्ति का दिल है जो खून कितना करता है, तो 5 लीटर करता है, पंपिंग करता है। ठीक है, याद रखिए दोनों इंपॉर्टेंट है, लगभग 5 लीटर। तो धड़कता है कितना, 72 बार, और 1 मिनट में कितना, तो 5 लीटर। 30 नंबर सवाल को देखिए कि निम्न वस्तुओं में से किस में विटामिन B1 पाया जाता है, 30 का, तो खमीर यीस्ट में B1 पाया जाता है। ठीक है, विटामिन B1 का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो थायमिन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये खमीर यीस्ट में पाया जाता है।
31 नंबर, व्यापारिक कार्यों में सबसे अधिक मान्यता प्राप्त कंप्यूटर भाषा कौन सी है? चलिए, अच्छा सवाल है। 31 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर होगा व्यापारिक कार्यों के लिए फ्रेंड्स, ठीक है। ये देखिए, कंप्यूटर से भी एक दो प्रश्न आपको पूछा जाएगा एग्जाम में। तो देखिए, व्यापारिक कार्यों में सबसे जो आपका सबसे अधिक मान्यता प्राप्त कंप्यूटर भाषा है वो क्या है? तो 31 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, एल्गोल, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। व्यापारिक कार्यों में सबसे अधिक मान्यता प्राप्त कंप्यूटर भाषा है जो एल्गोल है, ठीक है। अगला सवाल, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? अभी हम लोग देखे थे वहाँ पे पेंसिलिन का खोज किसने किया था? तो 32 का डी हो जाएगा, फ्लेमिंग ने इसका किया था। डेसिबल अगला क्वेश्चन है, डेसिबल के द्वारा ध्वनि के किस गुण की माप की जाती है? तो डेसिबल से क्या मापते हैं? अच्छा सवाल देखिए, आवृत्ति मापते हैं, सघनता या तीव्रता या समय अवधि? चलिए, इसमें देखिए कन्फ्यूजन हो रहा होगा आप लोगों में भी। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका हो जाएगा डेसिबल द्वारा ध्वनि की जो है तीव्रता मापी जाती है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर सवाल को देखिए, पृथ्वी के गुरुत्व से निकलकर अंतरिक्ष में प्रवेश करने के लिए आवश्यक प्रति सेकेंड गति क्या है? तो देखिए, इसका कितना होता है फ्रेंड्स? तो एग्जैक्ट इसमें देखिए नहीं दिया है, जिसे प्लायन वेग भी कहते हैं। तो अगर पृथ्वी के गुरुत्व से आपको बाहर निकलना है तो कितना गति से आपको वहाँ पर गति की आवश्यकता होती है? तो 11 किलोमीटर इसमें दिया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसे प्लायन वेग का मान होता है कितना? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है फ्रेंड्स, और यही है जो एग्जैक्ट है पृथ्वी के गुरुत्व से बाहर निकलने के लिए। ऑप्शन में सिर्फ लगभग 11 दिया है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखिएगा, प्लायन वेग कितना है? तो 11.2 किलोमीटर एग्जैक्ट होता है प्रति सेकेंड, ठीक है। 35 नंबर सवाल को देखिए, मनुष्य के शरीर में किडनी यानी गुर्दा की संख्या है तो कितना है फ्रेंड्स? किडनी मनुष्य में कितना होता है? सिंपल क्वेश्चन है, 2 ही होता है, जिसे वृक्क भी कहते हैं हम लोग हिंदी में। देखिए, किडनी से दो होता है किडनी फ्रेंड्स, और इसका जो रक्त को छानने का कार्य जो हमारा किडनी ही करता है। किडनी का इकाई जो होता है उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो नेफ्रॉन कहते हैं, ठीक है। अगर पूछ दिया जाए आपसे कि आपका मानव शरीर का जो किडनी है, जो एक महत्वपूर्ण उत्सर्जक अंग है, इसका जो इकाई क्या होता है? तो नेफ्रॉन होता है। जबकि तंत्रिका तंत्र का पूछेगा फ्रेंड्स, तो इसका क्या हो जाता है? न्यूरॉन होता है, ठीक है। तंत्रिका तंत्र का पूछेगा तो न्यूरॉन हो जाएगा, और किडनी का वृक्क का इकाई पूछेगा तो नेफ्रॉन हो जाएगा। चलिए, सिगरेट में कौन सा एल्केलाइड होता है? सिगरेट में 36 का करेक्ट आंसर वही आपका निकोटीन होता है फ्रेंड्स, जो तंबाकू वगैरह में होता है, उसमें भी तो वही रहता है। 37 नंबर सवाल, पानी में तैरते हुए बर्फ के टुकड़े का लगभग कितना प्रतिशत भाग पानी के ऊपर रहता है? 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 10% रहता है। 38 नंबर, कैथोड किरणें क्या है? कैथोड किरण क्या है? तो 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। कैथोड किरणें क्या होता है? ऋणात्मक आयन प्रदान करती है, इसे इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। तो कैथोड किरण क्या है? इलेक्ट्रॉन है। 39 नंबर, भारत में ऑप्टिकल फाइबर का मुख्य उपयोग क्या है? ऑप्टिकल फाइबर का, तो 39 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में दूर संचार में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्टिकल फाइबर का। 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा। 40 नंबर सवाल देखें, मिश्र धातु क्या है? 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, धातुओं का विषम मिश्रण को क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। लेकिन एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है फ्रेंड्स आपका फ्रेंड्स, तो उसको क्या यौगिक हो जाता है। लेकिन इसमें यह क्या है? आपका धातुओं का विषम मिश्रण होता है, कोई अनुपात इसमें निश्चित नहीं होता है। 41 नंबर सवाल, बौद्ध धर्म से संबंधित बाघ गुफाएं कहाँ है? 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ये आपका मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है बाघ की गुफाएं, ठीक है। अगला सवाल को देखिए, राजा भोज किस वंश के थे? राजा भोज, तो राजा भोज है जो परमार वंश के थे, राजा भोज परमार वंश के राजा थे। 43 नंबर सवाल, किस वर्ष में महमूद गजनवी ने ग्वालियर पर कब्जा किया? ग्वालियर पर महमूद गजनवी ने कब कब्जा किया था? 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1022 ईस्वी में किया था, ठीक है। कब किया था? तो आपका 1022 ईस्वी में, 43 का 1022 में इसमें किया था फ्रेंड्स, और ग्वालियर पर विजय प्राप्ति की थी, और 1025 ईस्वी में, याद रखिए कितना? 1025 ईस्वी में उसने गुजरात के जो सोमनाथ मंदिर है उसको लूटा था, ठीक है फ्रेंड्स। और जिस समय वो लूटा था उस समय गुजरात पर भीम प्रथम का शासन चल रहा था, ये इंपॉर्टेंट है, तीनों चीज़ याद रखिएगा। देखिए, मैं रिपीट कर देता हूँ,
एक तो हो गया फ्रेंड्स, किस वक्त महमूद गजनवी ने ग्वालियर को लूटा था या कब्जा किया था, जीता था, तो 1022 ईस्वी में। 1050 ईस्वी में गुजरात के सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनवी ने लूटा था। उस समय वहाँ पर गुजरात पर जो किसका शासन चल रहा था, तो भीम प्रथम के शासनकाल में लूटा था। अगला सवाल है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन है फ्रेंड्स, तो आपका चंद्रगुप्त मौर्य इसका 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर, शक संवत की स्थापना किसने की थी, चलिए 45 का करेक्ट आंसर, तो शक संवत की स्थापना है जो आपका कनिष्क के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए शक संवत की स्थापना कनिष्क ने की थी। कनिष्क के राज्यरोहण हुआ था फ्रेंड्स कितना की तिथि 78 ईस्वी था ना, 78 ईस्वी मानी जाती है, तो उसी समय फ्रेंड्स आपका ये शक संवत की स्थापना किया था। अगला सवाल को देखिए, प्रसिद्ध राजा पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का था, पुलकेशिन द्वितीय किस वंश से संबंधित है, 46 का करेक्ट आंसर है, चालुक्य वंश के प्रतापी राजा था पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। छियालीस का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया, चालुक्य वंश के प्रतापी राजा थे पुलकेशिन द्वितीय। अगला सवाल को देखिए, तराइन के युद्ध 1991-92 में पृथ्वीराज चौहान ने किसके विरुद्ध लड़ाई की थी। ठीक है, तराइन का युद्ध 91 में हुआ था, प्रथम युद्ध हुआ था ना, तो 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मोहम्मद गौरी को हराया था। अगला सवाल को देखिए, किस अफगान शासक ने हुमायूं को 1539 ईस्वी से तथा 1540 ईस्वी की लड़ाइयों में हराया था, तो 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, शेरशाह सूरी, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस अफगान शासक ने हुमायूं को, ठीक है, 1539 तथा 40 में लड़ाइयों में हराया था, तो शेरशाह सूरी ने इनको हराया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए आपका 1539 में जो हराया था वो किस नाम से जाना जाता है, तो इसको चौसा का युद्ध कहता है। अगर आपसे पूछे कोई फ्रेंड्स की चौसा की लड़ाई कब हुई थी, तो 1539 ईस्वी में, तथा 1540 में हुआ था। कौन सी लड़ाई हुई थी फ्रेंड्स, तो ये आपका कनौज की युद्ध हुआ था। ठीक है, कनौज का युद्ध हुआ था जो 1540 में हुआ था, और 1539 में जो हुआ था फ्रेंड्स आपका बताया भाई मैंने चौसा की लड़ाई, तो चौसा की लड़ाई, और ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल को देखते हैं, तालीकोटा की लड़ाई 1565 में लड़ा गया था, ये तो डेट याद रखना है आप लोग को, में बहमनी सुल्तान किसके विरुद्ध लड़े थे। 49 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, विजयनगर के राजा के खिलाफ। तालीकोटा की लड़ाई कब हुई थी फ्रेंड्स, तो ये आप लोग याद रखिएगा 1565 ईस्वी में। इससे संबंधित एक और ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स कि तालीकोटा का युद्ध को ही इस क्या कहा जाता है, इसे वल्ली हट्टी। ठीक है फ्रेंड्स, तालीकोटा की लड़ाई को वल्ली हट्टी या राजसी तगड़ी का भी युद्ध कहा जाता है, तालीकोटा का, जो 1565 ईस्वी में हुआ था। 50 नंबर, बाल विवाह प्रथा रोकने के लिए 1929 में कौन सा महत्वपूर्ण अधिनियम बनाया गया था। ठीक है, 1929 में बाल विवाह रोकने के लिए। 50 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, शारदा एक्ट बनाया गया था। शारदा एक्ट है जो आपका बाल विवाह से संबंधित अधिनियम है। खजुराहो किस जिले में स्थित है फ्रेंड्स, चलिए 51 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। खजुराहो है जो मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित है। ठीक है, तो छतरपुर कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में। खजुराहो का जो मंदिर का निर्माण किया था किसने किया था, तो याद रखिएगा चंदेल वंश के शासकों ने खजुराहो का मंदिर बनवाया था। दांडी यात्रा किस संस्था से प्रारंभ की गई थी। ठीक है, तो साबरमती आश्रम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 52 का दांडी यात्रा साबरमती से शुरू हुआ था। अगला सवाल देखिए, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी, तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी में इनकी हत्या कर दी गई थी फ्रेंड्स। कौन मारा था, नाथूराम गोडसे ने मारा था, तो 30 जनवरी 1948 ऑप्शन नंबर ए है। 30 जनवरी को हम लोग फ्रेंड्स आपका कौन सा जयंती मनाते हैं, तो शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। अब आज कितना तारीख है फ्रेंड्स, तो आपका 16 फरवरी है ना, तो 16 फरवरी का आज भी जयंती था, एक बिहार में मनाया जाता है आपका रविदास जयंती, आपको आज हम मनाया गया था। ठीक है, तो 16 फरवरी को रविदास जयंती मनाया जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। महात्मा गांधी की हत्या हो गया फ्रेंड्स। अगला सवाल, स्वतंत्रता के उपरांत भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे। 54 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1952 ईस्वी में। 55 नंबर सवाल, 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में मराठा नौसेना के प्रसिद्ध सेनापति कौन थे। 55 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कान्होजी अन्ने। ठीक है, 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में मराठा नौसेना के प्रसिद्ध सेनापति, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 56 नंबर सवाल देखिए, 23 जून 1757 को बंगाल में कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी, डेट याद रखिएगा, तो पलासी की लड़ाई लड़ी गई थी, आपका ऑप्शन नंबर सी। 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, याद रखिएगा, तथा अंग्रेजों के मध्य पलासी की युद्ध लड़ा गया था।
अगला सवाल देखते हैं, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था फ्रेंड्स? तो 1576 ईस्वी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हल्दी घाटी की लड़ाई 1576 ईस्वी में मुगल सेना एवं मेवाड़ के शासक राणा प्रताप के बीच लड़ा गया था हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें राणा प्रताप पराजित हुए थे फ्रेंड्स, इसमें याद रखिएगा। ठीक है, हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप हार गए थे। राजा राम मोहन राय ने किस संस्था की स्थापना की थी फ्रेंड्स? तो आपका ब्रह्म समाज कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। डेट याद रखिएगा, बहुत बार बताया हूँ, 1828 फ्रेंड्स, सॉरी। देखिए इसी तरह से कभी कभी मिस्टेक्स हो जाता है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा। 1828 ईस्वी में किए थे ना, हम 1928 लिख रहे थे, 1828 में किए थे। 59 नंबर सवाल देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम ने किया था फ्रेंड्स 1885 ईस्वी में। ए.ओ. ह्यूम इनको क्या कहा जाता है? तो हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है। 59 का याद रखिएगा, इनको हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से भी जाना जाता है। उनसठ का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। फिर 60 नंबर सवाल देखिए, खान अब्दुल गफ्फार खान के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? तो 60 का करेक्ट आंसर सी होगा, उन्हें खुदाई खिदमतगार कहा जाता था। गीत जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया? 61 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्वीकृत कब किया गया था अपने से? तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृत किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। इसका गायन सर्वप्रथम राष्ट्रगान जो जन गण मन, इसका सर्वप्रथम गायन हुआ था फिर 27 दिसंबर 1911 ईस्वी। याद रखिएगा, 1911 ईस्वी कोलकाता अधिवेशन में, कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में सर्वप्रथम यह राष्ट्रगान गाया गया था। ठीक है, गायन अवधि इसका कितना बताया मैं? 52 सेकेंड। तो सभी याद रखिएगा। तो इसको राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृत कब किया गया था फ्रेंड्स? तो ये डेट के साथ याद रखिए, 24 जनवरी 1950 को स्वीकृत किया गया था और सर्वप्रथम गाया गया था। तो फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में आपका 27 दिसंबर 1911 ईस्वी में प्रथम बार गाया गया था। भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना जिस दिन संविधान लागू हुआ था फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर सवाल, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 63 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 64 नंबर सवाल, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद पटना का गठन कब हुआ था? 64 का करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए इंपॉर्टेंट सवाल है। बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का गठन 1950 ईस्वी में किया गया था फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बिहार के जो राष्ट्र भाषा परिषद है, इसका जो मतलब कि संस्थापक कौन थे फ्रेंड्स? तो कामिल बुल्के, याद रखिएगा, कामिल। ठीक है, कामिल बुल्के कौन थे? कामिल बुल्के इसके संस्थापक थे। अगला सवाल को देखते हैं, विश्व में लिखित संविधान किस देश का सबसे विस्तृत है? तो बार बार मैं बताते रहता हूँ फ्रेंड्स कि पूरे विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान जो अपना भारत का है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी 65 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर सवाल, हमारे देश का संवैधानिक नाम है, हमारे देश का संवैधानिक नाम क्या है? तो 66 का जो आपका करेक्ट आंसर है, गेस कीजिए। तो भारत अर्थात इंडिया, यही है जो आपका संवैधानिक नाम है। हिंदुस्तान, आर्यावर्त, भारत नहीं है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें कभी कभी सिंपल क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो जाता है, तो ध्यान से याद रखिएगा। हमारे देश का संवैधानिक नाम पूछे तो सिर्फ भारत नहीं होगा, भारत अर्थात इंडिया ए है। ऑप्शन नंबर बी 66 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान क्या है फ्रेंड्स? तो देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ। ये अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला भी है। हमारा जो भारतीय संविधान है अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। पहले ही बताया था फ्रेंड्स, इसके सभी क्वेश्चन लॉलीपॉप है, इसमें आपको स्कोरिंग अच्छा होना चाहिए। 68 नंबर सवाल को देखें। 68 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है? चलिए बहुत अच्छा सवाल है 68 का। तो देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना है जो घोषणा करता है फ्रेंड्स कि भारत जो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर सवाल, प्रस्तावना में उपयोग किए गए शब्द समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष सेकुलर क्या है फ्रेंड्स? तो इसका 69 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 42वें संविधान द्वारा जोड़े गए थे। सभी को पता है 42वें एक ही बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ है फ्रेंड्स 1976 ईस्वी में 42वां संविधान संशोधन के तहत, और उसी समय जो आपका धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद ये सभी जो अखंडता शब्द इसमें जोड़ा गया था। अगला सवाल 70 नंबर, प्रस्तावना का वह प्रधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? तो क्या होगा इसमें? 70 का हो जाएगा गणतंत्र। ठीक है फ्रेंड्स, ये गणतंत्र हो जाएगा। अगला है 71 नंबर सवाल आपका है, संविधान के उद्देशिका में क्या वर्णित है? उद्देशिका का मतलब समझ रहे हैं ना, प्रस्तावना में। तो प्रस्तावना में क्या वर्णित है? समाजवादी, पथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये देखिए प्रस्तावना में आपको दिखेगा तो मिल जाएगा।
72 नंबर एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या? धर्मनिरपेक्ष देश का तात्पर्य क्या समझते हैं आप लोग? 72 का, तो 72 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका, उसका कोई राज्य स्तर का धर्म नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर सवाल को देखिए, ये स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ था? स्वतंत्रता प्राप्ति की बात कर रहा है, ठीक है। 73 का करेक्ट आंसर। ऐसे तो पहले कांग्रेस में विभाजन कब हुआ था? 1907 ईस्वी में फ्रेंड्स, सूरत अधिवेशन में, जिसका अध्यक्षता रास बिहारी उसने किया था। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति जब हुआ फ्रेंड्स, भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद कब विभाजन हुआ था? तो 73 का करेक्ट आंसर ये होगा 1969 ईस्वी में, ठीक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली विभाजन वर्ष 1969 में हुआ था। गणतंत्र होता है, क्या होता है? 74 का करेक्ट आंसर डी होगा। राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशागत रूप से न हो वही गणतंत्र होता है। अगला है भारतीय संविधान की मुख्य प्रस्तावना है, तो 75 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, विचार, विश्वास, धर्म, अभिव्यक्ति। अगला सवाल, एक इंपॉर्टेंट सवाल है, भारतीय संविधान की मुख्य प्रस्तावना है जो आपका हो जाएगा फ्रेंड्स, विचार, विश्वास, धर्म और अभिव्यक्ति। अगला है, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो भारत का संविधान जो कहता है, अनुच्छेद 1 में पढ़िएगा, भारत है जो राज्यों का संघ है। ऑप्शन नंबर बी 76 का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अनुच्छेद याद रखिएगा, हो सकता बार बार पूछ दे फ्रेंड्स कि भारत का संविधान है जो भारत को कैसे वर्णित करता है, तो राज्य का संघ है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो संविधान के अनुच्छेद 1 के 1 में, 1 के क में, या 1 के 1 का है फ्रेंड्स, 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। 77 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स। 77 नंबर सवाल है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व ऐसे देश के लिए आवश्यक नहीं है जहां, तो आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र नहीं है, ये में दिया है। दूसरा, 2 पार्टी सिद्धांत विकसित है, तो ये दोनों स्थिति जहाँ पर होता है फ्रेंड्स वहाँ पर इसकी जरूरत पड़ती है। तो इसमें A+B करके आंसर भी नहीं दिया फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 78 नंबर सवाल आपका है, निम्नलिखित में से किसका सबसे अधिक प्रभाव भारतीय संविधान के आपातकालीन उपबंध के ऊपर है? तो 78 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसका हो जाएगा आपातकालीन उपबंध है ना, तो आपका जर्मनी के वेमर संविधान का। 78 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 79, सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में यह बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? तो 79 का करेक्ट आंसर होगा बेरूबारी मुकदमा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय ने बेरूबारी मुकदमे में यह बनाए रखा कि प्रस्तावना जो संविधान का भाग नहीं है। बहुत अच्छा सवाल है। अगला सवाल 80 नंबर, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा एकात्मक लक्षण है? 80 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स एकात्मक लक्षण, राष्ट्रपति किसी भी राज्य का शासन अपने अधिकार में ले सकता है, यह संविधानात्मक मशीनरी ठप पड़ गई हो, ये सही है। एकल संगठित न्यायपालिका, ये भी सही है। राष्ट्रीय आपातकाल की, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। कह रहा है संविधान का कौन सा एकात्मक लक्षण है, तो इससे सभी है जो इसका संविधान का एकात्मक लक्षण है। 81, धरती की ऊपरी सतह को क्या कहते हैं? चलिए बहुत बार पढ़ा है, क्या कहते हैं उसे फ्रेंड्स? धरती की जो सबसे ऊपरी सतह है उसे क्या कहते हैं? 81 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, पृथ्वी के भूपटल की ऊपरी परत है ना, तो इसको क्या कहेंगे? मेंटल तो कहेंगे, टेराफॉर्म, टोपोस्फियर नहीं कहेंगे, लिथोस्फियर कहेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। 81 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पृथ्वी के ऊपरी परत को क्या कहेंगे? तो परत को क्या कहेंगे? सतह को क्या कहेंगे? लिथोस्फियर फ्रेंड्स। लिथोस्फियर के मतलब क्या होता है? स्थल मंडल होता है, ठीक है। लिथोस्फियर का तो स्थल मंडल नहीं कहते ना, धरती के ऊपरी परत को क्या कहेंगे? लिथोस्फियर, स्थल मंडल कहते हैं। अगला है फ्रेंड्स, भारत के पश्चिम और पूर्वी घाटों के बारे में कौन सा कथन सही है? 82 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई अधिक है। भारत के पश्चिमी और पूर्वी घाटों के बारे में कौन सा कथन सही है? तो जो पूर्वी घाट से पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई अधिक है। 82 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 83 नंबर, सागौन वृक्ष बहुतायत में कहाँ उत्पन्न होती है? सागौन 83 का, तो ये देखिए होता है फ्रेंड्स आपका सागौन है और आपका मध्य भारत में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 84 नंबर सवाल देखिए, भारत में शुष्क खेती के अंतर्गत एक प्रमुख फसल निम्नलिखित में से कौन सा है? शुष्क खेती के अंतर्गत 84 का करेक्ट आंसर सी बाजरा हो जाएगा। अगला सवाल को देखते हैं। 85 नंबर सवाल, गंगा नदी की सहायक नदियों में उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी? देखिए इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, गंगा के सहायक नदी में जो नदी कौन है जो उत्तर की ओर बहती है? तो 85 के चंबल नदी है जो फ्रेंड्स इसका सहायक नदी उत्तर की ओर बहती है। अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स। 85 नंबर सवाल को देखिए, सॉरी 85 तो देख लिए फ्रेंड्स।
84 तो हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन कि आपका शुष्क खेती के अंतर्गत एक प्रमुख फसल कौन सा है, तो ये आपका बाजरा हो जाएगा फ्रेंड्स। क्योंकि फ्रेंड्स 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में ही जो आपका बाजरा उगती है, इसलिए यही हो जाएगा करेक्ट आंसर। और ये आपका चंबल नदी है जो फ्रेंड्स गंगा की सहायक नदी है जो उत्तर की ओर बहती है, इसका करेक्ट आंसर ये हो गया। आप चलिए 86 नंबर सवाल, डूरंड लाइन किन दो देशों के बीच में है, चलिए गेस कीजिए 86 का। तो ये आपका भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा है डूरंड लाइन। अगला है फ्रेंड्स, सूर्य ग्रहण निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में होता है, तो सूर्य ग्रहण कब होगा फ्रेंड्स, जब सूर्य ग्रहण है ना, तो जब है जो आपका सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, ऑप्शन नंबर ए, जब चंद्रमा है जो सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाएगा तभी आपका सूर्य ग्रहण लगता है। देखिए सूर्य ग्रहण की स्थिति में आते हैं जब चंद्रमा की छाया क्या करता है, पृथ्वी पर सीधे पड़ती है फ्रेंड्स, ठीक है, एक कारण से होता है ना। अगला सवाल को देखिए 87 देख लिया। 88 नंबर सवाल के, भारत के किस राज्य में सबसे लंबा समुद्र तट है, तो ये आपका कहाँ गया, गुजरात फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुजरात राज्य का जो सबसे लंबा समुद्र तट है। इसके बाद में अगर दूसरा स्थान पर देखा जाए फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा गुजरात के बाद इंपॉर्टेंट तो सब कोई पता है, लेकिन दूसरा स्थान पे कौन है याद रखिएगा। तो भारत के गुजरात में सबसे लंबा तट है, इसके बाद में आंध्र प्रदेश आता है, ठीक है, दूसरा स्थान पर आपका आंध्र प्रदेश आता है, ये याद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा राज्य भारत का चीनी कटोरा है, 89 नंबर सवाल का, चीनी का कटोरा आपका यूपी को कहा जाता है, कौन सा राज्य, तो आपका यूपी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स 90 नंबर सवाल, विश्व की जनसंख्या में भारत की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो 90 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 90 नंबर सवाल का जवाब राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, फटाफट गेस करिएगा, 6%, 16%, 26% या 28%। तो 90 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 16% है, ठीक है। विश्व की जनसंख्या में भारत की जनसंख्या का प्रतिशत देखा जाए तो 90 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 91 नंबर सवाल को देखिए, उस ग्रह का नाम बताइए जो सुबह के तारे के रूप में पूर्वी आकाश में और संध्या के तारे के रूप में पश्चिमी आकाश में प्रकट होता है, तो क्या हो जाएगा आपका 91 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, शुक्र है फ्रेंड्स, इसलिए इसको साय का तारा और सुबह का तारा भी कहा जाता है शुक्र को। अगला है फ्रेंड्स, सूर्य की किरणें प्रकाश को पृथ्वी तक आने में औसत कितना समय लगता है, सूर्य की किरण कह रहा है ना, तो कितना होगा फ्रेंड्स आपका 92 का सेकेंड में दिया है, तो 92 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 92 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। 500 सेकेंड, मिनट इसमें कन्वर्ट करिएगा, मिनट निकल जाएगा, इससे 500 है फ्रेंड्स, तो हम अगर 60 से भागा देते हैं तो यहाँ से देखिएगा तो हो जाएगा 8 छक 48, ठीक है, 8 छक 48 हो गया, 2 बच गया फ्रेंड्स, फिर यहाँ पर हो गया आपका 20 हो गया, तो छोतिया 18, वही फ्रेंड्स 8 मिनट 20 सेकेंड के करीब लगता है, ठीक है। तो सेकेंड में भी इसे याद रखिएगा, सेकेंड में कितना पूछ दिया फ्रेंड्स, तो याद रखिए 500 सेकेंड लगभग लगता है, अब मिनट रहेगा तो 8 मिनट समथिंग लगता है, ठीक है। सूर्य की किरण पृथ्वी तक पहुँचने में। कोयले के विश्व उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है, 93 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, तृतीय स्थान है, ठीक है। कोयला देखा जाए फ्रेंड्स तो सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट होता है, विटामिन्स को मुलायम कोयला कहा जाता है, ठीक है, विटामिन्स को क्या कहा जाता है, तो मुलायम कोयला कहा जाता है। और भूरा कोयला किसे कहा जाता है फ्रेंड्स, तो लिग्नाइट को क्या कहा जाता है, आपका भूरा कोयला कहा जाता है, तो याद रखिएगा लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है और विटामिन्स को मुलायम कोयला कहा जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना नर्मदा घाटी परियोजना में नहीं है, नर्मदा घाटी परियोजना में कौन सा शामिल नहीं है, 94 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी जवाहर सागर है जो उसमें शामिल नहीं है। 95 नंबर, राजघाट बांध परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना, बहुत अच्छा सवाल है भी 95 का, तो देखिए आपका उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के दोनों राज्यों का संयुक्त परियोजना है राजघाट। चलिए अगला सवाल को देखते हैं, 96 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित भारतीय नदियों में से किस नदी में अधिकतम मात्रा में पानी प्रवाहित होता है, तो सभी को पता होगा 96 का फ्रेंड्स, अधिकतम मात्रा में कर रहा है ना, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी इसका करेक्ट आंसर होगा, 96 का करेक्ट आंसर। सबसे लंबी नदी गंगा है फ्रेंड्स, लेकिन पानी के प्रवाह में अगर देखा जाए तो आपका ब्रह्मपुत्र में सबसे ज़्यादा होता है। अगला है माना वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, 97 का करेक्ट आंसर सी असम में पड़ता है। 98 नंबर सवाल को देखिए, केंद्रमुख और लौह अयस्क परियोजना किस राज्य में स्थित है, 98 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, कर्नाटक में है। अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स,
98 हो गया। केंद्रमुख और लौह अयस्क परियोजनाएं जो कहाँ स्थित है, तो 98 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, कर्नाटका में। 99 नंबर, शुक्र वीनस पर एक रात पृथ्वी के कितने दिन के बराबर होती है? 99 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी के 180 दिन के बराबर होता है। ठीक है, शुक्र है जो वीनस है पर एक रात पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर होती है? तो आपका 180 दिन के बराबर होता है। 99 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आज का लास्ट सवाल देखते हैं फिर। सूर्य के 100 नंबर सवाल, सूर्य के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में निम्नलिखित में से सबसे अधिक समय लगाता है? सबसे अधिक समय कौन लगाता है सूर्य के चक्कर लगाने में? 100 नंबर सवाल का तो सबसे ज़्यादा लगाता है आपका बृहस्पति, और सबसे कम समय कौन लगाता है फ्रेंड्स? तो बुध लगाता है। ठीक है, तो ये 100 प्रश्न था फ्रेंड्स। चलिए कल नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।